हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चर्चा कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो अपने सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे जो अपनी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर जो 50% सिलेबस किया है उसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट जो है वो अपने पास काफ़ी होती है अपने पूरे पेपर को कवर करने के लिए। तो हम यहाँ पे उन्हीं 3 यूनिट्स के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि अपना जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके क्वेश्चन की, डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके क्वेश्चन की। और इसमें पहला अपने पास क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। 3D तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखो। क्या कह दिया इसने कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, 3D तत्व यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक 5 प्रकार के होते हैं, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास आते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं डी जो है D1 से लेके D10 तक हो सकता है। तो पहला कह रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं उनके बारे में बात करें तो संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हम बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहोगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। तो क्या लिखोगे, तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो डी कक्षक का तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। कह रहा है तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो डी कक्षक का तत्व कहलाता है। यह डी कक्षक D1 से D10 तक के इलेक्ट्रॉन को रखता है। अब कह रहे संक्रमण तत्व तुम ये कह सकते हैं संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक में या D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात D0 व D10 वाले एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अब यहां तक अपने पास आ गए। अब बात करेंगे कि 3D तत्व मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो कहां से कहां तक चलती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की होती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये कहें भाई अपने पास जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो किस प्रकार के बन सकते हैं, तो उनमें अपने पास संक्रमण तत्व क्या है, एलिमेंट कौन कौन से है वो पूछ सकता है, एक साथ सारे एलिमेंट पूछ सकता है,
या ये कहें अलग से भी अपने पास जैसे 2 एलिमेंट दे के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, 4 दे के पूछ ले, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एलिमेंट जो है +2 में स्टेबल है, कोई एलिमेंट +3 में स्टेबल है। तो अगर वो +2 में स्टेबल है तो +3 में स्टेबल क्यों नहीं है, अगर कोई +3 में स्टेबल है तो वो +2 में स्टेबल क्यों नहीं है, तो उनका हमें कारण देना होता है भाई। नेक्स्ट ये ऑक्सीडेशन स्टेट से। नेक्स्ट अपने पास चुंबकीय प्रवृत्ति से आ सकता है कि Fe+2 है वो अनुचुंबकीय है, Fe+3 प्रतिचुंबकीय, ऐसा क्यों हुआ, मतलब वही फेरस जो है +2 और +3 में प्रतिचुंबकीय से अनुचुंबकीय में या अनुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय में कन्वर्ट हुआ, तो वो क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो भी क्वेश्चन अपने पास पूछे जा सकते हैं। तो यहां हम बात करेंगे एलिमेंट की। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक, स्कैंडियम से जिंक तक, यानी 21 से 30 तक। तो अपने पास कुल मिला के कितने हो गए, 10 एलिमेंट आ गए। अब ये पूछ रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां मैं ले दूं इनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब अपने पास एलिमेंट आ गया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया। अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पता है स्कैंडियम, स्कैंडियम से अभी इस 21 नंबर पे आता है। तो मैं कहूँ अपने पास आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले, 18 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना हो गया, 6 2 8, 8 और 6 यह कह दूँ 2 4 4 6 10, 10 और 8 18 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, आर्गन, आर्गन जो 18 पे, 18 के बाद अपने पास कितना बचा 21, 19 20 21। तो ये कह रहा है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। अब यहां से मैं बात कर लूं क्रोमियम, क्रोमियम को मैंने क्या कर दिया स्टार से रिप्रेजेंट, और कॉपर को मैंने क्या कर दिया स्टार से रिप्रेजेंट, यानी दोनों स्टार वाले जो एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डिफरेंस आता है। तो यहां मैं कहूं जिंक, तो ये कह रहा है 3d5 4s1, भाई 3 और 2 5, 5 और 1 6, होना तो 6 ही चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है भाई 18 19 1 20 और 4 24, तो यहाँ पे 24 आ गया। फिर अपने पास मैग्नीज के लिए 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये किसका आ गया जिंक का, ये किसका आ गया 3, ये अपने पास क्या आ गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से हम बात कर ले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, स्कैंडियम क्या कर सकता है, दोनों ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 1 भी दे सकता है 2 भी दे सकता है, इतने हो गए 3। स्कैंडियम +3 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। टाइटेनियम की बात करें तो +3 भी दे सकता है, +4 भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास 4 है। यहां मैं कहूं 3 और 2 5, ये क्या है वेनेडियम, वेनेडियम +5 तक, मतलब +3 +4 +5 दे सकता है। इसकी बात करें क्रोमियम की तो ये +2 से +1 से लेके +6 तक देगा। इसकी मैग्नीज की बात करें तो ये क्या करता है +1 से +7 तक दर्शाता है, जो कि मैं कहूं सर्वाधिक
ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या है, एलिमेंट है। अगर ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेटस आने वाला एलिमेंट कौन सा, तो वो होता है मैग्नीज। दूसरा, अधिकांशतः अपने पास जब भी इनके किसी दो एलिमेंट के पूछे जाते हैं तो एक तो क्रोमियम का और एक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डिफरेंस आता है। यानी होना तो क्या चाहिए था इस प्रकार का, फुलफिल का, लेकिन होता कैसा है, हाफ फील्ड का। अब मैं कहूँ यहाँ पे कि जो क्रोमियम और कॉपर के अंदर जो ये चेंजेस आया है वो किसके कारण आया है, स्थायी विन्यास के कारण, स्थायी विन्यास के कारण। किस प्रकार से भाई, क्रोमियम का होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही 3d5 में आ गया, और 5 का मतलब है कि वो किसमें है, हाफ फील्ड में, और हाफ फील्ड के साथ स्टेबल है। सेम कंडीशन अपने पास कॉपर की है, कॉपर किसके पास में है, फुल फील्ड के पास में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेता है, फुल फील्ड को कवर कर लेता है, इसलिए इसमें 3d10 होते हैं और क्रोमियम में 3d5 पे होता है। तो यहाँ तक हमने बात की कि संक्रमण तत्व क्या है, ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, 3D तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दिया। अब यहाँ से अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम समझेंगे बाकी जो क्वेश्चन है उनके बारे में, भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से आ सकता है। ये तो हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी में से मतलब 2 का पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है। फिर मैं पूछूं कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अपने पास जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की होगी, प्रति चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्प्रेरकी गुण, कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे हमने लिया है निकिल क्या करता है, प्रबल अपचायक है, मतलब अपचयन कराता है, तो यहाँ उत्प्रेरक की गुण भी ये शो कर सकता है, उत्प्रेरक की गुण भी ये शो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी जो 3D के जो तत्व हैं उनके लिए अपने पास क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, मतलब एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूट्रल नेचर या एम्फोटिक जो है उन सब के बारे में पूछ सकता है। इनके कलर के बारे में पूछ सकता है कि भाई कलर किस प्रकार का होता है, इनका कलर जो है वो किस प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इन्हीं के बारे में। भाई हमने देख लिया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इनके एलिमेंट हमने देख लिया, एलिमेंट का नाम देख लिया, एटॉमिक नंबर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देख लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, पहले हम उत्प्रेरक की कैरेक्टर के बारे में। उत्प्रेरकी गुण क्या लिखोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं। यह उत्प्रेरक किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। यह केवल अभिक्रिया के वेग को
यह केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। हमने लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। यह उत्प्रेरक किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यह केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। यानी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, किस वेग से होगी, उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगा, न कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्टेंट के साथ मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण ही कर ले। जैसे मैं कहूं निकिल पीटी पीडी, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन। निकिल पीटी पीडी परबल अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। अतः यह अभिक्रिया में अपचयन का काम करते हैं। जैसे मैं कहूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हमने ले लिया यहाँ पे निकिल PT और साथ में कितने 4 हाइड्रोजन, क्या बन गया H2O प्लस CH3 CH2 CH3, क्या बन गई एल्केन बन गई। काम क्या हुआ, निकिल PTPD का अपचयन हुआ। तो हमने देखा निकिल PDPT परबल अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं, तथा अभिक्रिया में अपचयन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है N2 प्लस 3H2, इसको हमने क्या किया, गर्म किया और साथ में क्या ले लिया F या मोलिब्डेनम, और ये क्या बना लेगा NH3, कितने 2, क्या बन गई अमोनिया। अमोनिया के निर्माण में भी हम क्या कर सकते हैं, Fe को काम में लेते हैं, जो Fe क्या करता है, एक उत्प्रेरक का काम ही करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम ही कर रहा है, उत्प्रेरक का काम ही कर रहा है। अब हमने क्या देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अधिकांश तत्व क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यह केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। निकिल PTPD यानी निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये सभी क्या होते हैं, परबल अपचायक प्रकृति के होते हैं। अतः अभिक्रिया में अपचयन का काम करते हैं। कोई भी अभिक्रिया उसमें क्या करते हैं, अपचयन का काम करते हैं। तो CH3CO CH3 क्या हो गया अपने पास कीटोन। कीटोन का हमने क्या करवाया, निकिल PTPD की उपस्थिति में अपचयन करवाया, तो क्या बन गई एल्केन प्राप्त हुई। यानी ये जो CO समूह है वो क्या करेगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने लिया N2 प्लस 3H2 यानी अमोनिया निर्माण की विधि है, जिसमें फेरस जो है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम ही कर रहा है। जिसमें फेरस जो है वो क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम ही करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। अब हम बात करेंगे परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अपने पास जो ऑक्सीकरण अवस्था से जो इक्वेशन आते हैं उनके बारे में। हमने ये तो देख लिया कि कोई भी एलिमेंट जो है जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, यानी चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की होती है। तो हम ये कहें सामान्यतः फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। यह तत्व अपने कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दर्शाता है। क्या देखा, स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता और मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। अब हम बात करें परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने के लिए, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने के लिए एलिमेंट को डी व एस दोनों कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है। अब मैं बात करूं कि भाई ये तो हमने देख लिया किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम ये कहें कि भाई अपने पास चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली जाए तो जैसे मैं कहूँ स्कैंडियम क्या करता है, +1 दर्शाता है। टाइटेनियम की बात करें +1 और +2, सॉरी स्कैंडियम +3, ये +3 और +4। वेनेडियम की बात करें तो +3b +4b +5b। क्रोमियम की बात करें तो +1 से लेके +6 तक। मैग्नीज की बात करें तो +2 से लेके +7 तक। तो यहाँ से मैं कहूँ स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट का मान बढ़ेगा और फेरस से जिंक की ओर जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट का मान फिर से क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ ये कह सकते हो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन त्यागने के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई कि भाई परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की होती है उसके बारे में हमने बात ही कर ली, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब ये कह रहा है Mn+2, क्वेश्चन अपने पास है Mn+2 आयन, यानी मैग्नीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कर रहा है, Mn+2 का निर्माण कर रहा है, मैग्नीज +2 का निर्माण कर रहा है। वो क्या है, स्थायी, जबकि Mn+3, एक तो क्या है Mn+2, एक क्या है Mn+3। तो Mn+2 आयन Mn+3 आयन से क्या है, अधिक स्थायी है। ऐसा क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है मैग्नीज +3 से अधिक स्थायी है। क्यों, यानी इससे अधिक स्थायी क्यों है उसके बारे में हम बात करें कि भाई अधिक स्थायी है क्यों है। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीज जो है, मैग्नीज +2 की बात करें और एक क्या है मैग्नीज +3, इसकी बात कर लें। ये होता है 3d5 4s2, ये भी क्या है 3d5 4s2। अब यहाँ हमें करना क्या है, Mn+2 करना है। इसका मतलब इसने S से क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जबकि +3 की बात करें तो इसने क्या किया है, S से भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 1 इलेक्ट्रॉन D से दे दिया। D से इलेक्ट्रॉन देने पर मैग्नीज +2 में हम क्या कहेंगे, इसमें 3d5
अर्धपूरित विन्यास है जो स्थायी है। इसके लिए क्या लिखोगे, इसमें 3D4 विन्यास है जो कि अस्थायी है। अब हमने देख लिया कि मैग्नीज +3 तो कैसा है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, जबकि मैग्नीज +2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहोगे, स्थायी कहेंगे। इसलिए मैग्नीज को क्या कहोगे, स्थायी कहोगे। नेक्स्ट अपने पास है कॉपर +2 जो है उसमें भाई कॉपर +2 है, कॉपर +2 है वो कैसा है और कॉपर प्लस है वो कैसा है, उन दोनों के बारे में बात करें। तो एक तो हमने बात कर ली कि भाई अपने पास इनमें अधिक मतलब स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है। अब दूसरा हम बात करें कि इनके कलर किस प्रकार के हैं। कह रहा है कॉपर प्लस लवण सफेद है, यानी सफेद रंग का है, जबकि कॉपर +2 लवण रंगहीन है। कॉपर +2 कितने नंबर पे, 29 और 29 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 3D10 4s1। हमने लिखा है कॉपर प्लस आयन तो क्या है, श्वेत है। क्या करें, कॉपर प्लस यानी कॉपर प्लस लो लवण है वो तो क्या है, श्वेत है, और कॉपर +2 लवण जो है वो क्या है, रंगीन है, वो क्या है, रंगीन है। अब हम ये कह दें कॉपर +2 क्या हो गया भाई, इसमें आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या देख ले, और अपने पास इसमें जो आयनिक इलेक्ट्रॉन उस अवशोषण की बात करें तो किस प्रकार का अवशोषण करते हैं वो देख ले। जबकि कॉपर +2 में हम बात करें, कॉपर +2 हमने लिखा है कॉपर प्लस लवण क्या है, श्वेत यानी रंगहीन है, ये क्या है, रंगहीन है। और इसकी बात करें कॉपर +2 लवण जो है वो क्या है, सफेद है। कॉपर प्लस लवण क्या है, रंगहीन है, जबकि कॉपर +2 लवण जो है वो कैसा है, श्वेत है। अब ये कह रहा है रंग कब दर्शाएगा, जब प्रॉपर्टी कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी, और अनुचुंबकीय कब होगा, जब इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, लेकिन कॉपर प्लस के कारण इसने क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो मैं लिखूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होने के कारण यह रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। अब श्वेत बोल सकते हो या रंगीन बोल सकते हो। अब ये कह रहा है कॉपर +2 यानी कॉपर ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन ये यहां से भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। और हम जानते हैं कि 3D9 है तो अपने पास किस प्रकार की कंडीशन है, 1 2 1 2, कितने हो गए, 2 4 6 8 1 10 9 हो गए। और ये कैसा है, अनपेयर है, और अनपेयर की वजह से क्या हो गया, क्या लिखोगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होने के कारण यह रंगीन होता है। तो अपने पास 2 हो गए, तो कॉपर प्लस लवण हो गया, और एक को क्या हो गया, कॉपर +2 हो गया। एक क्या हो गया, कॉपर +2 हो गया। अब अपने पास जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हमने बात की कि भाई कॉपर +2 है वो किस प्रकार का हो सकता है, कॉपर +2 है वो किस प्रकार का हो सकता है। तो यहां हमने बात कर ली भाई कॉपर +2 लवण कैसा है। नेक्स्ट हम बात करें Fe की। एक तो अपने पास क्या है Fe+, एक क्या है Fe+, एक तो अपने पास Fe+2, एक अपने पास है Fe+3। तो यहां मैं कहूं Fe+2 और Fe+3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा है,
हमने पहले ही बात कर ली थी। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछे जा सकते हैं, चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछे जा सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पूछा जा सकता है, इनके जो कलर है मतलब रंग से पूछा जा सकता है कि +2 में जो आयन है या +2 में जो लवण है वो कैसा होगा, +3 में वही आयन कैसा हो जाएगा। ये से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है Fe+2 और Fe+3 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो एक तो अपने पास दे रखा है Fe+2, एक दे रखा है अपने पास Fe+3। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। आता कितने नंबर पे, ये 26 पे आता है क्योंकि मैग्नीज के बाद है। तो यहाँ मैं कहूँ आर्गन 3d6 4s2 कितने हो गए, 6 2 8 8 8 9 10 तो 26 नंबर हो गए। ये भी क्या कह रहा है, ऑर्गन 3d6 4s2। लेकिन Fe+2 की बात की जाए तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये क्या आ गया 0। Fe+3 की बात की जाए तो ये क्या आ गया 0 और यहाँ बच गए अपने पास 5। अब हम जानते हैं कि Fe+2 में फेरस का जो डी कक्षा का उसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि स्थायी अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त नहीं कर रहा। जबकि इसकी बात करें तो ये क्या है 3d5। 3d5 क्या कहलाता है, हाफ फील्ड है, जो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, Fe+2 में स्थायी अर्धपूरित विन्यास, स्थायी अर्धपूरित विन्यास नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह स्थायी नहीं होता। परंतु इनमें अनपेय इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, जिससे ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अब हम बात कर रहे हैं Fe+3 की। Fe+3 के अंदर हमने क्या देखा कि 3d5 फेरस 0 है, तो क्या लिखोगे, Fe+3 में क्या कह रहा है, Fe+3 में स्थायी अर्धपूरित विन्यास पाया जाता है, स्थायी अर्धपूरित विन्यास पाया जाता है। इस स्थायी विन्यास के कारण यह Fe+2 से ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। तो अपनी बात हुई Fe+2 के लिए और Fe+3 के लिए, यानी Fe+2 और Fe+3 के अंदर हमने बात कर ली भाई किस प्रकार के ये हो सकते हैं, किस प्रकार के ये हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई अपने पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। अब हम ये कहें कि तो अपने पास क्रोमियम है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या डिफरेंस आया कि वो 3D जो क्रोमियम है वो 3d4 4s2 होना चाहिए, कि होता क्या है 3d5 4s1 होता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, परंतु 3d5 होने के कारण वो क्या करता है, स्थायी विन्यास को प्राप्त करता है। तो यहां तक अपने पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है? कीलेट से आ सकता है, समायोता से आ सकता है, नाम से यौगिक पूछ सकता है, यौगिक से नाम पूछ सकता है, कीलेट पूछ सकता है, समायोता पूछ सकता है, नाम से यौगिक, यौगिक से नाम पूछ सकता है कि भाई यौगिक दे रखा है उसका नाम किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करें लिगेंड के बारे में, पूछ सकता है लिगेंड के साइज से एकदंतुक लिगेंड क्या होगा, बहुतंतुक लिगेंड क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करें आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल क्या हो सकते हैं। आंतरिक व बाह्य संकुल के बारे में ये पूछ सकता है। समायोता जो अपने पास त्रिविम समायोता के बारे में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समायोता जब भी पूछ जाती है तो कहाँ से पूछोगे? त्रिविम समायोता से अपने पास जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और एक अपने पास आ जाता है वर्नर थ्योरी से। ये अपने पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें बातें करनी है, जिनके बारे में हमें बात करनी है ये क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने पास एक दो एग्जाम्पल लेके चर्चा कर लें कि कोई एग्जाम्पल दे रखा है तो उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, और अगर हमें नाम दे रखा है तो उसका हम एग्जाम्पल किस पर, मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो है, इसका एक फॉर्मूला जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं। कह रहा है संरचना से नाम लिखना, कि अगर अपने पास कोई संरचना दे रखी है तो उस संरचना से हम नाम किस प्रकार से बना सकते हैं। कह रहा है CONH3 का होल 5 H2O Cl। CO क्या कह रहा है? CONH3 का होल 5 H2O Cl3। ये अपने पास कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं कहूँ कि अपने पास किस प्रकार की कंडीशन और क्या क्या जुड़ा हुआ है, किस प्रकार की कंडीशन और क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले NH3 भी क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, और H2O भी क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर को हम क्या कहेंगे केमिकल की लैंग्वेज में? एक्वा। NH3 को क्या कहेंगे? एमीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पेंटाएमीन, एक्वा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्या हो गया? पेंटाएमीन। सबसे पहले अपने पास जो लिगेंड का नाम है हमने लिखा है पेंटाएमीन, एक्वा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट लिखे क्रोमियम NH3 का होल 6, क्रोमियम NH3 का होल 6, COCN का होल 6, क्या कहोगे? हेक्साएमीन क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड। हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड। तो अपने पास क्या हो गया? पेंटाएमीन, एक्वा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अपने पास आ गया। हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड, ये अपने पास प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा? संरचना से नाम लिखना। ये अपने पास संरचना थी, ये अपने पास संरचना थी, हमने क्या कर दिया? नाम लिख दिया। अब ये कह रहा है कि अगर अपने पास इस प्रकार का कोई कंडीशन हो, यानी अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं पेंटाएमीन या फिर लिखूं हेक्साएमीन, लिख दूं कि हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो क्या करोगे? CONH3 का होल 6 Cl3, ये बना देंगे, Cl3 बना देंगे। ये क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर। तो अपना जो एक दो क्वेश्चन थे संरचना से नाम लिखना, नाम से संरचना बनाना, दोनों कंप्लीट हुए।
अब बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास है लिगेंड के बारे में कि लिगेंड किस प्रकार के हो सकते हैं। तो लिगेंडों की बात करें तो लिगेंड एक दंतुक भी हो सकता है और बहुदंतुक भी हो सकते हैं। वैसे तो हम ये कहें लिगेंड काम क्या करता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है और अपने पास क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, संकुलों का निर्माण करेगा। पहले हम बात करेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या है, तो यहां पे गए लिगेंड के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक लोन पेयर पाए जाते हैं। लिगेंड के पास लोन पेयर पाए जाते हैं। लिगेंड इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है, अतः यह लिगेंड लुईस बेस के समान कार्य करता है। अर्थात लिगेंड लोन पेयर को दान करता है, क्या करे, अर्थात लिगेंड जो है वो लोन पेयर को दान करता है, यानी लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसके पास क्या होंगी, डोनर साइन होगी, दान करता है। अतः लिगेंड के पास डोनर साइड, अतः लिगेंड के पास डोनर साइड होती है। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है बहुदंतुक लिगेंड। तो अपने पास क्या आ गया कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है बहुदंतुक लिगेंड। अब हमने देख लिया लिगेंड के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर पाए जाते हैं। यह लिगेंड इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखता है, अतः यह लिगेंड लुईस बेस के समान कार्य करेगा और लिगेंड लोन पेयर को दान करता है, अतः लिगेंड के पास क्या होंगे, डोनर साइड होती है। लिगेंड दो प्रकार के होता है, एक तो एक दंतुक लिगेंड होता है और दूसरा बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। अब बात करेंगे कि एक दंतुक लिगेंड क्या है, बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है। इन्हीं लिगेंडों के द्वारा क्या बनती है, किलेट वलय भी बनती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर ले कि एक दंतुक लिगेंड कौन सा होगा, उनके एग्जाम्पल क्या है, बहुदंतुक लिगेंड क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला कह रहा है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड क्या लिखोगे, वह लिगेंड जिसमें डोनर साइड एक ही हो, डोनर साइड एक ही हो, जैसे NH3 Cl CN ETC। दूसरा अपने पास है बहुदंतुक लिगेंड, और बहुदंतुक लिगेंडों की बात करें
वह लिगेंड जिसमें दाता समूह 2 या 2 से अधिक हो, अर्थात एक लिगेंड जो कि एक से अधिक बंध बनाता है, एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट, यानी ईडीटीए हो गया, दो प्रकार के होते हैं ईडीटीए, एन हो गया, ऑक्सीडेट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बहुतंतुक लिगेंड हो गए। अब हम बात करेंगे भाई, लिगेंड हमने देख लिया, एक दंतुक लिगेंड देख लिए, बहुदंतुक लिगेंड हमने देख लिया। अब ये पूछ लिया जाए कि एक दंतुक बहुदंतुक जो लिगेंड है, एक दंतुक बहुदंतुक जो लिगेंड है उनके बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे इन लिगेंडों से बनी जो अपने पास किलेट होती है उसके बारे में, कि किलेट क्या है, किलेट वलय किस प्रकार बनती है। क्या कह रहा है किलेट क्या कहती है, जब कोई लिगेंड धातु आयन के साथ जुड़कर, धातु आयन धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक से अधिक क्या कर रही है, सहसंयोजन उपसहसंयोजक बॉन्ड, जब कोई लिगेंड धातु परमाणु के साथ, जब कोई लिगेंड धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाती है, जब कोई लिगेंड धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाती है या धातु के चारों ओर लिगेंड जुड़े होने से एक वलय का निर्माण हो जाता है। तो इस वलय को, एक वलय का निर्माण हो जाता है, तो इस वलय को निर्माण हो जाता है, तो इस वलय को किलेट वलय कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई जब धातु आयन एक से अधिक बंध बनाएगा तो ये क्या बना जाएगी, वलय बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, किलेट वलय कहेंगे। अब हम ये कहें किलेट वलय का निर्माण कर लिया, और यहां पे कह सकते हो किलेट वलय बनाने वाले लिगेंड बहुदंतुक लिगेंड के प्रकार होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड के प्रकार होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें कि भाई किस प्रकार का हो सकता है, तो मैं कहूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो एग्जांपल है वो किस प्रकार का हो सकता है, कोई भी मेटल है वो क्या करे, बॉन्ड बनाए, तो मैं कहूँ PTEN का होल 2,
ये मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। अब PTEN है ना, एथिलीन डाइएमीन जो है उसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है। तो पहले तो हम बात करेंगे EN की कि भाई EN जो है वो क्या होता है। तो इसको क्या कहेंगे, एथिलीन डाइएमीन, यानी कि CH2NH2 इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर। ये क्या बन गई अपने पास, एथिलीन डाइएमीन। हम जानते हैं डोनर साइड कितनी है, 2, एक तो यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर, 2 डोनर साइड है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, EN, तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो ये बन गई। सेम कंडीशन NH2, तो ये अपने पास जो है वो क्या प्राप्त हो गया, एथिलीन डाइएमीन जो है उसकी संरचना प्राप्त हुई। और ये क्या बन गई, वलय बन गई, जिसको हम क्या कहेंगे, किलेट वलय कहेंगे। इसको हम क्या कह देंगे, किलेट वलय कह देंगे। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया अपने पास किलेट। तो हमने नाम से यौगिक को यौगिक से नाम बनाना देख लिया। जो अपने पास लिगेंड थे, एक दंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड थे, उनके बारे में बात कर ली। किलेट वलय क्या होती है उसके बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे कक्षकों के बारे में, नहीं जो संकुल बने हैं, आंतरिक कक्षक संकुल क्या होता है और बाह्य कक्षक संकुल क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आंतरिक कक्षक आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल। अब ये कह रहा है कि पहले हम बात कर ले आंतरिक कक्षक संकुल की। आंतरिक कक्षक संकुल क्या कहता है, जो संकुल या आयन, ये जो है कॉम्प्लेक्स, वह है कॉम्प्लेक्स जो कि भीतर के डी कक्षकों यानी आंतरिक डी कक्षकों के उपयोग से बने होते हैं। क्या लिखोगे, वह संकुल जो आंतरिक डी कक्षकों के उपयोग से बने होते हैं। उपयोग से बने होते हैं। अब हमने बात की भाई जो इंटरनल ऑर्बिट्स का यूज करने से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। अब मैं कहूं इन संकुलों में डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है, जिससे वह संकुल जो आंतरिक डी कक्षकों के उपयोग से बने होते हैं, इन संकुलों में डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, जिससे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या में, जिससे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, जिससे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, कम हो गए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। अब हम बात करें दूसरा, बाह्य कक्षक। तो क्या लिखोगे, वह संकुल जो बाह्य डी कक्षकों के उपयोग से
उपयोग से बने होते हैं। वह संकुल जो बाह्य डी कक्षकों के उपयोग से बने होते हैं। इन संकुलों में अनपे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। जब अनपे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, और इसमें हम ये कह सकते हैं चक्रण जो है उच्च चक्रण पाया जाता है। इनमें अनपे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है जिससे चक्रण अधिक होगा। पाया जब इसमें उच्च है तो आंतरिक अक्षक संकुलों में कह सकते हो कि निम्न संकुल पाया जाता है। निम्न प्रकार का जो संकुल है वो पाया जाता है, चक्रण पाया जाता है। अब बात करेंगे अपने पास जो प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता है उसके बारे में, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स है दोनों, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला कह रहा है अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय प्रकाशिक समावयवता। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समावयवता क्या होती है। तो समावयवता के लिए हम ये कहते हैं कि भाई समावयवता वह होती है जिसमें जो अणुसूत्र है वो तो क्या हो, समान हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी संरचना उसकी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन अणुसूत्र क्या हो, समान हो। तो यहां पे लिख सकते हो अणुसूत्र समान व संरचना भिन्न भिन्न होने पर, संरचना भिन्न भिन्न होने पर प्राप्त स्थिति को ही समावयवता कहा जाता है। जैसे मैं एक सीधा सा एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3। ये अपने पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल हमने लिया जिनमें हमने बात कर ली कि अपने पास 4 कार्बन की कोई लंबी श्रृंखला है, जिनमें अपने पास 4 कार्बन की क्या है, कोई श्रृंखला है। इसको हमें क्या करना है, समावयवता में कन्वर्ट करना है। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, CH3 CH, इधर भी CH3 और ये CH3, ये अपने पास क्या प्राप्त हो गई, समावयवता। दूसरा ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ये कह रहा हूं यहां Cl है, यहां Cl है, ये NH3 है और ये NH3 है। अब मैं देखना क्या है, समावयवता देखनी है, स्ट्रक्चर समान, मतलब जो फॉर्मूले तो समान है। अभी इसमें अपने पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आई उसमें हमने लिखा प्लेटिनम, ये Cl और ये Cl, यहां NH3 यहां NH3। अब दोनों संरचनाओं की बात करें तो इसमें एक प्लेटिनम है जो सेंटर में रखा है, ये भी एक प्लेटिनम है जो सेंटर में रखा है। फिर कह रहा है 2 अपने पास यहाँ NH3 है, इसमें भी अपने पास 2 NH3 है। फिर हमने देखा एक क्लोरीन, दूसरा भी क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ भी अपने पास क्या है, 2 क्लोरीन है। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये क्या कहता है, PtCl2
NH3 का होल ट्वाइस। ये अपने पास क्या है इसकी संरचना, मैं तो इसका फॉर्मूला है। इनकी बात करें तो PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ एक प्लेटिनम है, 2 क्लोरीन है, 2 अमोनिया है, या फिर 2 एमीन है। तो ये इस फॉर्मूला समान है, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या शो कर रहा है, सिस को शो कर रहा है, और ये जो है वो ट्रांस को शो कर रहा है। तो अपने पास एक सिस और एक ट्रांस 2 प्राप्त हुए, जबकि समानता कहती है कि अणुसूत्र क्या हो, समान हो। तो यहाँ ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन इनकी संरचना जो है वो भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ सिस और यहाँ अपने पास क्या आ गया, ट्रांस प्राप्त हो गया। ये तो हमने देख लिया कि समावयवता क्या होती है, समावयवता क्या होती है। अब बात कर रहे हैं कि अष्टफलक के संकुलों में प्रकाशिक समावयवता है वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में। नेक्स्ट अपने पास क्या कर रहा है, प्रकाशिक समावयवता की बात कर रहे हैं अष्टफलकीय संकुलों में। तो यहां पे मैं कहूं इस प्रकार के संकुलों में समन्वय संख्या 6 होती है, 6 होती है। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से केंद्रीय धातु परमाणु से समान या असमान प्रकार से जुड़े 6 लिगेंडे होते हैं। कितने लिगेंड हो गए, 6 लिगेंड हो गए। कह रहा है इस प्रकार के संकुलों में समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इस प्रकार के संकुलों में समन्वय संख्या 6 है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से समान या असमान प्रकार से जुड़े 6 लिगेंड होते हैं। क्या होंगे, 6 लिगेंड होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने पास किस किस प्रकार के और जो संकुल है वो पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के संकुल पाए जाते हैं। हमें क्या देखना है, मिरर इमेज देखनी है। भाई प्रकाशिक समावयवता की बात करें तो मिरर इमेज देखनी है। तो यहां लिख सकते हो इसमें MAA का होल थ्राइस, MAA X2Y2, MAA का होल ट्वाइस X2 प्रकार के समावयवी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि पहले में हम बात कर ले M क्या है। तो M अपने पास यहाँ मेटल है, और जो A और A जुड़े हुए हैं वो क्या है, लिगेंड है। दूसरे में अपने पास हमने अक्स लिया है वो भी लिगेंड है, और तीसरे में हम ये कहें वाई लिया है तो वो भी क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली, यहाँ M मेटल है, यहाँ भी M मेटल है, और यहाँ भी M मेटल है। मेटल के साथ जुड़े हुए AA XY सभी के सभी क्या है, लिगेंड है। अब इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे कि MAA3 जो है वो किस प्रकार का संकुल बनाता है। फर्स्ट एग्जांपल M क्या कह रहा है, यहां मैं AA की बात करूं तो क्या कह दूं, EN का होल थ्राइस कह दें। तो अपने पास मेटल में कह दूं कि भाई इस प्रकार के संकुल मतलब MA3 है, उसमें मैं कह सकते हैं कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े लिगेंड, और यहां इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े लिगेंड बहुदंतुकी होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो जुड़े लिगेंड है वो क्या होते हैं, बहुदंतुक प्रकार के होते हैं। अब हम ये कहें इसमें दो प्रकार के समावेवी प्राप्त हैं, जो दो प्रकार के समावेवी प्राप्त है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होने वाले नहीं होते, यानी एक दूसरे को ऊपर नहीं आ सकते, अध्यारोपित नहीं होते। अब हमने बात कर ली थी कि EN क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, तो यहां स्ट्रक्चर बना ले। अब ये कह रहा है एथिलीन डाइएमीन में हमें स्ट्रक्चर बनानी है। अपने पास जो मेटल है, मेटल का हमने एग्जांपल लिया है। अब मैं कहूं कि भाई मेटल अपने पास कौन सी और ए कौन सा, तो यहां जो लिगेंड है वो तो हमने ले लिया एथिलीन डाइएमीन, लिगेंड जो है वो तो हमने क्या ले लिया, एथिलीन डाइएमीन। लेकिन यहां मेटल कौन सी ली, तो मेटल के लिए हमने क्या लिया, COEN का होल थराइस। तो यहां पे अपने पास क्या कह रहा है, मोनोडेंटेड या डाइडेंटेड बाइडेंटेड की बात करें तो यहां कैसा लिगेंड है, बहुदंतु लिगेंड है। हमने लिए है CO ये अपने पास क्या बन गया, प्रकाशिक समावयवता प्राप्ति हो गई। तो हमने लिया कोबाल्ट EN का होल थराइस, क्या कहोगे है, इसके लिए में क्या लिखेंगे, ट्रीस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड। क्या कर रहा है, ट्रीस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, ये अपने पास प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देखा, MAA3 यानी यहाँ पे जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो क्या होंगे, बहुदंतुक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे, बहुदंतुक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें भाई, किस प्रकार का है, दूसरा कह रहा है MAA2, यही MMAA2X2। अब यहां पे मैं कह दूं कि इसी में हमें लिखना है कि भाई इसमें बहुदंतुक लिगेंड है। अब यहां पे क्या कर दो, इसमें चेंजेस कर दो कि एक तो अपने पास क्या हो गया 2X2 की बात करें तो Cl2। अब यहां पे मैं क्या कह दूं कि दो मेरे पास क्या जुड़ गए, यहां भी Cl जुड़ गया और यहां भी Cl, तो यहां अपने पास क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। तो ये भी क्या बन गया, दूसरा एग्जाम्पल किसका, MAA2X2 का। तीसरा अपने पास था MAX2Y2। तो यहाँ अपने पास जो एग्जाम्पल होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो CO Cl NH3 ये क्या है, मिरर।
अभी मैं कहें कि ये EN है तो ये इधर आ जाएगा, NH3Cl और Cl ये अपने पास आ जाएगा। तो यहां तक हमने क्या देखा, अष्टफलकीय संकुलों में प्रकाशिक समावयवता के बारे में चर्चा कर ली कि अष्टफलकीय जो संकुल है उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रकाशिक समावयवता किस प्रकार की होती है। अब बात करेंगे वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है ज्यामितीय समावयवता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो जब भी ज्यामितीय समावयवता की बात करोगे तो अपने पास दो प्रकार की कंडीशन आती है, एक तो होती है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। अब हम ये कहते हैं जहां सिस और ट्रांस प्राप्त हो गए उसी को हम क्या कह देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन बात की जाए कि सिस पोजीशन कब प्राप्त होगी, जब दो समान समूह क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, और जब दो समान समूह 180 डिग्री के एंगल पे होंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगी, ट्रांस स्थिति प्राप्त होगी, ट्रांस स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ ये कह सकते हैं समान समूह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत डायरेक्शन में, और समान समूह एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। तो यहाँ अपने पास हो गया भाई सिस और ट्रांस दोनों तो प्राप्त हो गए, वहां में क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें प्राप्त हो जाती है, ज्यामितीय समावयवता प्राप्त हो जाती है। अब ये ज्यामितीय समावयवता हमें बहुदंतुक लिगेंडों में भी देखने को मिल सकती है, एक दंतुक लिगेंडों में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ हम बात कर लेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता क्या है, एक सामान्य समावयवता है। इसमें दो प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, एक तो सिस है, दूसरा क्या है, ट्रांस है। अब बात करें सिस पोजीशन क्या है, सिस पोजीशन के लिए लिखें वह स्थिति जिसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, कोण पर हो। ट्रांस में क्या लिखोगे, वह स्थिति जिसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर हो, अर्थात दोनों लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। क्या कह रहा है, वह स्थिति जिसमें दो समान लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर हो, अर्थात दोनों लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। अब हमने कह दिया दोनों लिगेंड जब समान या एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे तो सिस पोजीशन, 180 पे होंगे तो ट्रांस पोजीशन अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो हमने सिस और ट्रांस की बात कर ली। अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स लेके, भाई एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं। PTCl2 NH3 का होल ट्वाइस, ये हमने क्या लिया, कोई एग्जाम्पल लिया। कह रहा है प्लेटिनम जो है वो क्या कर रहा है, चार प्रकार के बॉन्ड बना रहा है।
4 प्रकार के बॉन्ड बात करेंगे तो हम देख रहे हैं वर्गाकार स्ट्रक्चर में हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 4, और जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उतने इनके क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। तो अपने पास क्या हो गए 4 बॉन्ड। अब कह रहा है इस प्लेटिनम के साथ जुड़े हुए लिगेंड कौन कौन से, 2 तो अपने पास है Cl और Cl, 2 अपने पास है NH3। तो अब हम बात करें कि सिस और ट्रांस देखने के लिए हमें कम से कम 2 लिगेंड तो ऐसे होने चाहिए जो इक्वल हो। तो Cl2 ये दोनों भी क्या है, समान है, NH3 ये दोनों भी क्या है, समान है। चाहे हम Cl को ले ले या NH3 को ले ले, हमें सिस और ट्रांस का पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे NH3 यहाँ NH3 लिया, यहाँ Cl और यहाँ Cl लिया। हमें क्या कहना है, 2 समान समूह एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री पे हो। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गई, मेटल से ये लिगेंड और ये लिगेंड क्या बन गया, त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए, समान। तो ये क्या कहलाया, 90 डिग्री। क्या प्राप्त हुआ, सिस पोजीशन। अब इसी सिस को हम क्या करें, ट्रांस में कन्वर्ट कर दें, और ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम। अब कह रहा है वही 2 लिगेंड एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा में हो। अगर मैं कह दूं यहां मेरे पास NH3 जुड़ा है तो इसके विपरीत NH3 कहां जाएगा, यहाँ पे। यहाँ Cl जुड़ा है तो यहाँ Cl, तो यहाँ से भी ये कह सकते हो कि दोनों क्लोरीन और क्लोरीन कितने हो गए, 180 डिग्री पे आ गए। दोनों क्लोरीन और क्लोरीन क्या है, 180 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि वर्गाकार समतलीय संकुलों में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से पाई जाती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से पाई जाती है। अब बात करेंगे वर्नर सिद्धांत के बारे में कि वर्नर सिद्धांत के आधार पर जो संयोजकताएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। क्या कह रहा है, वर्नर सिद्धांत। तो यहां वर्नर सिद्धांत की बात करें तो वर्नर ने क्या दी, वर्नर ने 2 प्रकार की संयोजकता या वैलेंसी, 2 प्रकार की संयोजकता के बारे में बताया। वर्नर ने 2 प्रकार की संयोजकता के बारे में बताया। फर्स्ट था अपने पास प्राथमिक संयोजकता, यानी इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। क्या आ गई, प्राइमरी वैलेंसी। अब हम बात करें, यह धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, ये बताती है। यानी जो प्राइमरी वैलेंस थी वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करें, यह ऋणायनों से संतुष्ट होती है, संतुष्टि होती है। यानी प्राइमरी वैलेंसी को जब भी शो करोगे उसके साथ में हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है। इसे कटी फटी लाइन यानी डॉटेड जो लाइन होती है, से दर्शाते हैं, जो कटी फटी लाइन होती है डॉट डॉट से हम शो करते हैं, वो अपने पास ही होती है। अब हम नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो वैलेंसी है, इस प्रकार की वैलेंसी है वो अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण करती है। यह है अकार्बनिक निर्माण करती है। तो दो प्रकार, वर्णन ने 2 प्रकार की वैलेंसी के बारे में बताया। एक तो थी अपने पास प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी थी सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों के अंदर बात कर ली है। धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। नेक्स्ट हमने बात कर लिया ऋणायन से संतुष्ट होती है, कटी फटी लाइन से दर्शाते हैं, अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण करती है। दूसरा मैं कह दूं सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता। तो पहला पॉइंट क्या कहोगे, यह ऋणायनों
धनायनों तथा उदासीन प्रकार के लिगेंडों से संतुष्ट होती है। क्या कह रहा है? जैसे हमने लिखा था कि ये ऋणायनों से संतुष्ट होती है, ये क्या कह रहा है? धनायनों से संतुष्टि होती है, धनायनों से संतुष्टि होती है। तो दूसरा हम कहें यह समन्वय संख्या को बताती है, यानी कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं मेटल से उनको बताएगी। नेक्स्ट हम बात करें, इसे स्ट्रॉन्ग लाइन से दर्शाया जाता है। तो वर्णन ने दो प्रकार की संयोजकताओं के बारे में बताया, दोनों संयोजकताओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब वर्णन सिद्धांत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ज्यामितीय समानता के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो हमने अभी बात की थी। वर्णन के द्वारा ज्यामितीय समानता के बारे में बात कर सकते हैं, जो हमने अभी देखी थी कि भाई वही भी वहां भी क्या होंगे, सिस और ट्रांस पाए जाते हैं। अब बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को दर्शाएंगे कि किस प्रकार की होती है। कह रहा है CO NH3 का होल 4 H2O Cl और बाहर कर दिया मैंने Cl3। या फिर मैं कह दूं कि ये मेरे पास क्या आ गए, H2O आ गए। H2O कितने, 2। यहां से हमें क्या करना है, जो कोष्ठक के बाहर है वो क्या शो कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी को, कोष्ठक के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी को। तो दोनों के अंदर ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां मैंने लिया CO, कह रहा है NH3 कितने हैं, 4। तो मैंने ले लिया NH3 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 NH3। फिर कह रहा है H2O, तो ये भी H2O और ये भी H2O। अब ये कह रहा है कि ये तो अपने पास थी सेकेंडरी वैलेंसी, स्ट्रॉन्ग लाइन से शो किया। कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, जो कि क्या करती है, कोष्ठक के बाहर होती है। एक तो क्लोरीन माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। तो यहां से कह सकते हो ये जो है वो तो शो कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को, और जो ये वाला है वो दर्शा रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को। तो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव की होगी और कटी फटी लाइन या डॉटेड लाइन से शो होगी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइन से शो होगी। अब हमने लिखा था कि सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर भी अपने पास क्या हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी में अगर अपने पास क्या आ जाए, कोई नेगेटिव आ जाए, तो उसको हम किस प्रकार डोनेट करेंगे। तो CO NH3 का होल थ्राइस Cl3, CO क्या कह रहा है, NH3 1 2 3, 1 2 3। अब कह रहा है यहां पे जो Cl3 हमने लिखा है कि क्लोरीन क्या होगा, माइनस में, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को शो करेगा। तो यहां Cl जुड़ा है तो इसके साथ में क्या कर दो, डॉट डॉट दर्शा दो। इसके साथ भी अपने पास क्या आ जाएंगे, डॉट डॉट आ जाएंगे, और इसके साथ भी अपने पास क्या आ जाएंगे, डॉट डॉट। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन शो है वो तो क्या कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी को, स्ट्रॉन्ग लाइन तो दर्शा रही है सेकेंडरी वैलेंसी को। यहाँ पे जो डॉट डॉट दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है प्राइमरी वैलेंसी को। तो एक तो हो गई अपने पास प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी हो गई अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी।
तो यहां तक हमने बात कर ली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में। अब बात करेंगे एसिड और बेस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में कि एसिड और बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्या कह रहा है, एसिड और बेस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात ही करेंगे। भाई एसिड बेस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस में हम बात करेंगे पहला ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लोरी ने हम बात करें कि अपने पास ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया। तो हमने बात की थी एसिड क्या है बेस क्या है उनके बारे में। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने प्रोटॉन लिया, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या लिया, प्रोटॉन लिया। तो हम ये लिखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन देता है या प्रोटॉन लेता है उसी के बेसिस पे एसिड और बेस को बताया गया। तो यहां पे क्या लिखोगे, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, क्या कह रहा है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, यानी जो प्रोटॉन को दे सकते हैं। दूसरा, क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अब यहां पे मैं कह दूं कि प्रोटॉन जो है वो किस प्रकार, मतलब क्षार कौन सा है, अम्ल कौन सा है। एग्जाम्पल हमने लिया NH3 + H2O, क्या कर रहे हैं, NH4 + OH- बना रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन ले कौन रहा है, दे कौन रहा है, H2O ने H+ दिया है, इसका मतलब ये तो क्या करेगा, एसिड का काम, और NH3 ने प्रोटॉन लिया था, ये करेगा बेस का काम, ये क्या करेगा, बेस का काम ही करेगा। तो यहां से अपनी बात हो गई। दूसरा मैं क्या कहूं, H2O + HCl। अब यहां से अपनी जो रिएक्शन है वो क्या कहती है कि H3O + Cl-, तो यहां अपने पास HCl है वो क्या है, एसिड है, और वाटर क्या है, बेस है। तो पहली रिएक्शन क्या कर रही है कि वाटर एसिड है। अब अगर वाटर से अधिक एसिड अपने पास प्राप्त हो गया तो वाटर किसका काम करेगा, बेस का काम ही करेगा। अब बात करेंगे सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं अम्ल का कॉन्जुगेटेड क्षार होता है, क्षार का कॉन्जुगेटेड बेस होता है। अम्ल का कॉन्जुगेटेड क्षार होता है, क्षार का कॉन्जुगेटेड क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहां लिखें सहयुग्मी अम्ल व क्षार, सहयुग्मी अम्ल व क्षार। तो यहां पे कह सकते हो प्रोटॉन दाता को Ha से दर्शाया जाता है, Ha बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H + A-, में किसी प्रकार का प्रोटॉन नहीं होता, नहीं होता, अतः यह प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। प्रोटॉन ग्रहण करने में
इसलिए A माइनस क्षार होगा। A माइनस क्या हो गया? क्षार हो गया। अब हम बात करते हैं अम्ल का संयुग्मी क्षार व क्षार का संयुग्मी अम्ल। अम्ल होते हैं, यानी जिनके पास पहले जो एसिड का काम कर रहे थे वो तो क्या करेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस मिल जाएंगे, और जो बेस का काम कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल ले ले सिंपल सा। HCl प्लस H2O। HCl क्या है? एसिड है। H2O क्या है? बेस है। क्या बना? H3O प्लस Cl माइनस। अब Cl माइनस पहले क्या था? एसिड था। अब ये क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस। और जो पहले क्या था? बेस था। अब वो बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। एसिड की बात करेंगे तो प्रोटॉन देगा, इसका मतलब ये क्या दे सकता है? प्रोटॉन दे सकता है। बेस क्या कर सकता है? प्रोटॉन ले सकता है। यानी एसिड का क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस। बेस का क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। अब बात करेंगे अम्ल क्षारों की प्रबलता के बारे में कि ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार एसिड और बेस की प्रबलता किस प्रकार की होती है। एसिड और बेस की प्रबलता, यानी प्रबल किस प्रकार के हो सकते हैं? प्रबल किस प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, हम लिख सकते हैं अम्लों की प्रबलता प्रोटॉन देने की संख्या के प्रोटॉन देने की संख्या पर निर्भर करता है। अम्लों की प्रबलता प्रोटॉन देने की संख्या पर निर्भर करता है। कोई अम्ल जितने ज्यादा प्रोटॉन देता है वह उतना ही प्रबल होता है। प्रबल होता है। कोई अम्ल जितने ज्यादा प्रोटॉन देता है वो उतना ही क्या होगा? अम्ल होगा। उतना ही अम्ल होगा, मतलब उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। दूसरा, क्षारों की प्रबलता प्रोटॉन ग्रहण करने की संख्या पर निर्भर करता है। कोई क्षार जितने प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है वह उतना ही होगा। तो अपने पास यहां ये कह सकते हो प्रबल अम्ल भी आ गया और प्रबल क्षार भी आ गया। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो है वो अधिक मात्रा में क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। आयनिक होने के कारण इनके वियोजन स्थिरांक के मान भी क्या होंगे? उच्च होंगे। तो मैं लिखूं प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार दोनों के आयन, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार दोनों के जो आयन प्राप्त होते हैं, दोनों क्या होंगे? आयन प्राप्त होंगे। या कहें दोनों के आयनिक जो गुण होते हैं, दोनों के आयनिक गुण अधिक होने के कारण
आयनिक गुण अधिक होने के कारण, आयनिक अधिक होने के कारण इनके वियोजन स्थिरांक के मान अधिक होते हैं। अब वियोजन स्थिरांक की बात कर ले कि भाई कोई रिएक्शन किस प्रकार की हो सकती है। वियोजन स्थिरांक का मान हमने देखा क्या होगा, उच्च होता है, तो उनके बारे में बात करेंगे कि भाई उच्च किस प्रकार का हो सकता है। अपने पास एक फॉर्मूला लिया H2SO4 जो कि क्या कर सकता है, Ka क्या बनेगा H प्लस HSO4 माइनस, इसने क्या ले लिया, प्रोटॉन दे दिया, मतलब एसिड की बात कर रहे हो। दूसरा कह रहा है HSO4 माइनस क्या आ गया Kb, फिर से इसने H प्लस दिया, क्या बन गया SO4 माइनस 2। अब यहाँ इसके पास SO4 माइनस की बात करें, SO4 माइनस 2 की बात करें तो इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है। तो यहाँ ये कहें दो प्रकार क्या हुआ, तो यहाँ एक तो आ गया Kb जो है वो, और क्या आ गया K, तो Kb का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने क्या कर रहा है, प्रोटॉन देने की क्षमता इसकी क्या है, ज़्यादा है। प्रोटॉन देने की क्षमता जो है वो क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अब हम बात करेंगे, तो ये तो हमने देख लिया कि ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत क्या होता है। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, उनमें ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग हमने संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्लों के बारे में बात कर ली कि कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। अम्ल और क्षारों की प्रबलता के बारे में हमने चर्चा कर ली, और वियोजन स्थिरांक जो थे अपने पास उनके बारे में बात कर ली। अब अपने पास क्षार के लिए भी वियोजन स्थिरांक हो सकते हैं और अम्लों के लिए वियोजन स्थिरांक भी हो सकते हैं। यानी विलायक जो है उसमें अम्ल जो है, अम्लों का प्रभाव किस प्रकार का होगा और क्षारों का प्रभाव किस प्रकार का होगा, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे विलायक पर अम्लों का प्रभाव। विलायक पर अम्लों का प्रभाव। नेक्स्ट हम बात करें विलायक की अम्लता क्षारों पर निर्भर करती है। कह रहा है विलायक की अम्लता वास्तव में क्षारों पर निर्भर करती है। विलायक की अम्लता वास्तव में क्षारों पर निर्भर करती है। अब मैं कहूँ यदि कोई पदार्थ जो है उसमें जल क्या हो, दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो, और एसिडिक अम्ल जो है वो क्या हो, प्रबल अम्ल हो। यानी अपने पास हम बात करें अम्लों का प्रभाव देख रहे हैं तो हमने लिया है CH3COOH प्लस H2O। तो ये तो क्या है, वीक एसिड, ये अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक तो आ गया वीक एसिड, दूसरा क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, तो वीक एसिड क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे अपने पास H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस अपने पास प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं कह दूँ K1 क्या है, वियोजन स्थिरांक है। K1 क्या है, अपने पास स्थिरांक है, अपने पास कांस्टेंट है, उनके बारे में हम बातें कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई प्रोटॉन के बारे में बात कर ली, इसकी रिएक्शन हमने देख ली किस प्रकार की हुई। अब यहाँ से मैं कहूँ K1 का मान किस प्रकार क्या आया, तो ये कह रहा है H3O प्लस CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH, ये अपने पास आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा, K1 की वैल्यू देख ली कि भाई ये क्या है, K1 का मान है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्षारों पर भी निर्भर कर सकते हैं, भाई क्षार किस प्रकार का हो सकता, क्षारों का प्रभाव जो है वो किस प्रकार का हो सकता है। तो ये कहें कि क्षार जो है वो जल में क्या करेंगे, दुर्बल क्षार की बाती, यानी क्षार की उपस्थिति में जो जल है वो दुर्बल क्षार की बाती, और ये क्या करेगा, प्रबल क्षार की बाती।
अब दुर्बल क्षार की बात ही व्यवहार कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। और अगर अपने पास कोई प्रबल क्षार दे रखा है तो वो क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। वो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो यहां पे कहूं हमने लिया NH3। अब हम बात करें क्षारों के बारे में, NH3 प्लस H2O। तो यहां ये कह रहा है कि NH3 किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 में, OH माइनस में। तो यहां जल की उपस्थिति में क्षारों ने क्या किया, प्रोटॉन को ग्रहण किया, और एसिड की उपस्थिति में प्रोटॉन ने ग्रहण किया। तो अम्लों का प्रभाव देखा और क्षारों का प्रभाव हमने देख लिया। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ये कह दें ये इसके लिए क्या आ जाएगा, K2 का मान आ जाएगा। फिर हम ये कह सकते हैं K2 जो है वो क्या है, K1 से बड़ा है। K2 जो है वो क्या होगा, K1 से बड़ा होगा। K2 जो है वो क्या होगा, K1 से बड़ा होता है। K2 का जो मान है भाई, एक तो अपने पास, अब ये तो किसके लिए आ गया, मैं कहूँ ये K1 के लिए, सॉरी ये तो क्षारों के लिए है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अम्लों के लिए भी ले सकते हैं। तो अपने पास दोनों की वैल्यू आएगी। ये K1 है, इसके बाद अगर आगे वैल्यू निकाल तो K2 आ जाएगा, फिर K3 आ जाएगा। तो जैसे आगे बढ़ते जाओगे उनकी वैल्यू क्या होगी, और बढ़ती जाएगी। अब बात करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत की कमियों के बारे में कि इसकी क्या क्या कमी रह गई। इस सिद्धांत में केवल प्रोटॉन लेने व देने पर ही प्रबल जोर दिया। इस सिद्धांत में केवल प्रोटॉन लेने व देने पर ही प्रबल जोर दिया। कई यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता। कई यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता। अतः उन यौगिकों के लिए यह थ्योरी लागू नहीं होती। अब यह था ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। अब बात करेंगे लुईस अवधारणा। सबसे पहले हम बात करें, लुईस ने अम्ल और क्षारों के बारे में क्या बताया। तो इसने बताया जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो तो क्या है, अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है वो क्या है, क्षार है। तो यहां पे कह सकते हो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। दूसरा, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह कहीं यह धारणा संकुलों पर लागू होती है क्योंकि संकुलों में, यह धारणा संकुलों पर लागू होती है क्योंकि संकुलों में
केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, अतः वह अम्ल है तथा लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म को अतः वह अम्ल तथा लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है। अतः वह क्षार है। तो हमने एक तो बात कर ली एसिड की, दूसरा हमने बात कर ली बेस की। एसिड जो है वो मेटल है, बेस जो है वो क्या है, लिगेंड है। किसका निर्माण करेंगे, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने अम्ल और क्षार के बारे में बात कर ली कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है। अब बात करेंगे इनके वर्गीकरण की कि एसिड का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, बेस का वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण के लिए हम बात करेंगे धातु धनायन। फर्स्ट पॉइंट अपने पास है धातु धनायन। तो क्या लिखोगे, अधिकांश धातुएं लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करती है क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं कह सकता हूं Mg+2 Ca+2 Na+ Ag+ Ni+2, ये सारी की सारी क्या है अपने पास, मेटल। दूसरा वर्गीकरण का सेकंड जो पॉइंट है उसकी हम बात करें अष्टक न्यून। अष्टक न्यून अपने पास क्या कर रहा है भाई, अष्टक न्यून का मतलब होता है जिसका अष्टक क्या हो, भरा हुआ नहीं हो। तो क्या लिखोगे, वह धातु धनायन। भाई यहां पे अपने पास क्या है, आयन की बात करोगे तो यहां पे क्या कह सकते हो, वह धातु धनायन जिसका अष्टक कैसा हो, अपूर्ण हो। वह धातु परमाणु जिसका अष्टक अपूर्ण हो। एग्जाम्पल की बात कर ले AlCl3 BF3। तो दो प्रकार हो गए अपने पास, एक तो धातु धनायन आ गया, एक अष्टक अपूर्ण हो गया। तीसरा हम बात करें, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अपने पास द्विबंध युक्त, यानी वे यौगिक जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड पाया जाता हो, द्विबंध पाया जाता हो, वो भी क्या होंगे, इसी प्रकार के यौगिक होते हैं, निम्नों में ही काउंट किए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, द्विबंध युक्त तो वे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता हो, जैसे मैं कह दूं CO2 है, CO है, CO2 है, CO है। इसके अलावा अपने पास SO2। नेक्स्ट हम बात करें P व D ब्लॉक, P व D ब्लॉक का प्रसार।
तो ये तो अपने पास था अम्लों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे क्षारों का वर्गीकरण। क्षारों का वर्गीकरण, क्षारों का वर्गीकरण में पहला क्या लिखोगे? ऋणायन। ऋणायन की बात करें जिनके पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो क्या लिखोगे? सभी ऋणावेशित आयन लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अब ऋणावेशित की बात कर ली जाए तो यहां पे अपने पास क्या है? Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, NH2, C2H5O-। तो ये सारे किस में आ गए? लुईस में मतलब लुईस क्षार में आ गए, ऋणायनों में काउंट हो गए। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉन युग्म, बिना सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसमें अपने पास जिसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी प्रकार का साझा नहीं करते, यानी बॉन्ड बनाते हैं लेकिन साझा नहीं करते, तो मैं कह दूं इथर। क्या होता है? CH3O, अब यहां पे कहें ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, लेकिन इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाते, साझा नहीं करते। दूसरा अपने पास है एल्कोहल, और एल्कोहल की बात करें तो क्या लिखोगे? CH3CH2OH, और यहां भी अपने पास क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन साझा नहीं कर रहे, साझा नहीं कर रहे। अब बात करेंगे इनकी, ये हमने देख लिया इनमें क्षारों का वर्गीकरण। अब बात करेंगे इनकी सीमाओं के बारे में, यानी इसकी कौन कौन सी सीमा रह गई और इनकी कुछ सफलताएं भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करें कि अम्ल और क्षार के लिए जो बाकी थ्योरीज दी गई थी उनमें सबसे श्रेष्ठ माना था लुईस को। भाई जो प्रेजेंट टाइम चल रही है वो लुईस की थ्योरी ही चल रही है। तो पहले तो हम बात करेंगे इनकी सीमाओं के बारे में कि इसकी सीमाएं क्या क्या है। तो सीमाओं में तो इसने क्या कह दिया कि इसमें यह कमी रह गई कि इसने अम्लों की अभिक्रिया और संकुल निर्माण की जो अभिक्रियाएं थी उनमें भेद नहीं है बताया। संकुल निर्माण व आम्ल क्षार अभिक्रियाओं में भेद नहीं कर पाया, यानी दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग होती है, किस प्रकार से होती है उसके बारे में ये नहीं बता पाया। दूसरा में कहें इसमें HCl को अम्ल नहीं माना। क्या कर रहा है? इसमें HCl या ये कहें इसके अनुसार HCl को अम्ल नहीं माना जाता, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, क्योंकि HCl किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करें इसकी सफलता। नेक्स्ट बात कर ली इसकी सफलता। नेक्स्ट हम ये कहें यह धात्विक व अधात्विक के बारे में बताता है, धात्विक और अधात्विक अभिक्रियाओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं
कि इसमें उन अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाता है जिनमें प्रोटॉन देता या प्रोटॉन लेता नहीं है, मतलब प्रोटॉन देने और लेने वाले अभिक्रिया जो नहीं दे रहे हैं प्रोटॉन, उनके बारे में भी ये बता देता है, क्योंकि इसके पास क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन युग्म से बताता है, तो वो भी इसकी क्या है, सफलता है। अब एक क्वेश्चन लिखें कि जिनमें अपने पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे और ये कह दिया जाए कि इसमें से लुईस अम्ल कौन सा है और लुईस क्षार कौन सा है, उनको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। कह रहा है AlCl3 Cn माइनस CH3O CH3 C2H5O माइनस Ag प्लस OH माइनस। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। ये कह रहा है लुईस अम्ल, दूसरा क्या है लुईस क्षार, और दोनों को हमें क्या करना है, अलग करना है। अम्लों के अंदर में विभेदन में देखा था इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक AlCl3, धनायन Ag प्लस। अब ये कह रहा है क्षार की हम बात करें, क्षार की हम बातें करें भाई, क्षार कौन कौन सा हो सकता है। तो क्षार के लिए हमने क्या लिखा, नेगेटिव चार्ज, तो Cn C2H5O माइनस OH माइनस। इसके अलावा बिना सांझे के लोन पेयर, तो अपने पास क्या आ गया, ईथर आ गया, CH3O CH3। तो ये अपने पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने लुईस अवधारणा के अकॉर्डिंग इनके बात की। तो यहाँ अपने पास एसिड और बेस के अंदर हमने ब्रोस्टेड लोरी की बात कर ली और लुईस के बारे में बात की ली, और लुईस के अंदर हमने कुछ इक्वेशन देखा कि भाई किस प्रकार से हम इनको अलग कर सकते हैं लुईस एसिड और बेस के अंदर। तो ये हमने बात की थी, इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखा था। तो वहाँ हम देख रहे थे कि भाई धनायन जो है वो लुईस अम्लों की तरह, ऋणायन जो है लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो उनके बेसिस पे हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनमें जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उनको इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं वर्गीकरण को देखकर। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।